सुन रहे हैं कोविड के बाद पर्टिकुलरली कि किन लोगों की सडनली डेथ हो गई। अब सडनली डेथ कोविड की वजह से हुई कि वाकई में ज्यादा एक्सरसाइज के ऊपर से हुई या वो वैसे ही वल्नरेबल थे, तो ये बहुत चीजें जो है ये ध्यान में रखने वाली है। और बेसिकली आप देखेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि पर्टिकुलरली 4 डिजीजेस की तो मैंने बात की है, इसमें स्ट्रोक वगैरह आप ऐड कर दें। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है वो मेरे और आपसे जाएगा नहीं। ये अलग बात है कि हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है करके, तो हमारी जो है लगभग हम 74% डेथ्स जो वर्ल्ड में होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं 41 मिलियन यानी कि 410 लाख, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। सो 410 लाख के करीब डेथ है, एंड जिसमें से कि 77% जो डेथ्स होती हैं वो हमारी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में होती है, और सबसे ज्यादा डेथ्स हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से होती है, उसके बाद में कैंसर से होती है जो कि 9.3 मिलियन, आप 10 से गुना कर दीजिए तो करीबन हमारे हो गए 90 लाख के करीब, ठीक है, 93 लाख के करीब। ये 41 लाख के करीब क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस और 20 लाख के करीब हमारा डायबिटीज। और ज्यादातर आज की तारीख में आप सबसे मैं सवाल पूछूं तो लोग कहेंगे इनको हाइपरटेंशन भी है, थोड़े दिन पहले डायबिटीज भी डिटेक्ट हो गया, तो मोर और लेस डायबिटीज हाइपरटेंशन दे गो हैंड इन हैंड, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारे जो भारत की अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में हमारा नेशनल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना। सो बेसिकली उसमें भी ये 4 मेजर डिजीज है, और 1 in 4 यानी कि कितना हो गया 25% हमारे भारतीय जो है उनको रिस्क है ऑफ डाइंग फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बिफोर दे रीच द एज ऑफ 70। आज की तारीख में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग कितनी है, मैं 30 की बात करती थी, आज की तारीख में कोई मुझे बताएगा कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी, 70 साल। और जिसमें कि महिला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, वो 70 से ज्यादा है, तो ये बहुत जरूरी है। और बेसिकली आप देखिए कि 2017 में जो हमारी 47 लाख के करीब मौतें हुई, उनमें से लगभग 49% जो डेथ थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के माध्यम से हुई। और मैं जरूर ऑर्गेनाइजर्स को कहूंगी कि प्रेजेंटेशन आपको सर्कुलेट करें ताकि आप इसका फायदा उठा सकें करके। सो बेसिकली 65% ऑफ दीज डेथ्स दे अकर्ड बिलो द एज ऑफ 70 साल से कम में ही डेथ्स हुई। अब आप देखेंगे ये हमारी डेथ्स जो है ये केवल ये आंकड़ा है, और इसको मैंने फिगर्स के माध्यम से बताया करके, हमारी जो डेथ्स ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये हमारी आउट ऑफ टोटल डेथ्स दे आर अप्रोक्सीमेटली भारत में जो है 360 डेथ्स हैं 2000, ये WHO के आंकड़े हैं 2022 के, और डेथ्स ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज लगभग 28.1% है, डेथ्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज 11%, कैंसर 9%, डायबिटीज 3%, और अभी आप देखेंगे कोने में लिवर भी बना हुआ है। आते जाते आप देखेंगे कि लिवर मेलिग्नेंसीज आर वेरी कॉमन, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस जिसको कि नॉन एल्कोहलिक मेटाबॉलिक लिवर डिजीज में हम कहते हैं। और आप देखेंगे इंडियंस में एक टिपिकल बात है, हमारे में सेंट्रल ओबेसिटी है, यानी कि काफी आप भारतीय लोगों का देखेंगे पेट निकला हुआ है, तो उनको ये वल्नरेबल बनाता है टू बेसिकली क्रॉनिक लिवर डिजीजेस विच कैन बी नॉन एल्कोहलिक, जरूरी नहीं कि, परंतु ये हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर मैं भी बहुत जल्दी आऊंगी करके। आप देखेंगे 1990 में लाल जो था बहुत बड़ा था, अब वो छोटा हो गया बेसिकली। आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारी जो अब डेथ्स हैं ड्यू टू, या हमारे जो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर डिजीज ग्रुप्स टू टोटल डेथ्स इन इंडिया, कितनी टोटल डेथ्स हैं हमारी, ज्यादा 53.6% डेथ्स थी हमारी 1990 में। अभी आपको लाल वाला रंग देखेंगे वो डेथ्स घट के 27.5% रहेगी, क्योंकि हमने मैटरनल डेथ्स, नियोनेटल डेथ्स, कम्युनिकेबल डिजीज और बेसिकली न्यूट्रिशनल डिजीज पे काबू पा लिया है। उसके आगे आप जाएंगे तो आप देखिए नॉन कम्युनिकेबल जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो 37.9% से बढ़ के 61.8% हो गए हैं। इंजरीज भी हमारी बढ़ गई हैं, आज हम इंजरीज की भी बात करते हैं करके, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, और थोड़ा सा हम रूल्स फॉलो करना, जो हम सब एक होड़ में लगे हुए हैं, तो कम से कम हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा। अब हमारे रिस्क फैक्टर्स कौन से नॉन कम्युनिकेबल, एक ऐसे हैं रिस्क फैक्टर्स जिनको कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं,
जिसमें कि आप देखेंगे हम सब लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा बहुत और काम करते हैं, परंतु ये नहीं गिनते हम कि कितने आज हम कितने फुटस्टेप चले या कुछ है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी एक हम इसको कहते हैं भाई, हमारे पेरेंट्स भी कुछ ज्यादा कॉन्शियस हो गए। पहले हमारे बहुत बड़े बड़े पार्क होते थे, आज पार्क है भी सही, परंतु बच्चा हमारा पार्क की रीच तक पहुंच नहीं पाता, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी है करके। सो फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, आप सबने नाम सुना होगा बस 2 मिनट, मैगी है बस 9 मिनट, या कोई आपका चिप्स का पैकेट है वो आपका जो है, हम लोग आजकल बात करते हैं फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की, यानी कि उसके ऊपर अगर लेबल होगा तो माँ बाप ठीक से पढ़ेंगे कि एक पैकेट चिप्स का आपको कितनी ज्यादा कैलोरीज दे रहा है, जो कि आपके पूरे दिन के खाने से आनी चाहिए करके। हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है और जिसका ध्यान हमारे नेशनल प्रोग्राम में भी दिया गया है। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, परंतु अगर ये हिस्ट्री है तो हमें ज्यादा स्तर रहना चाहिए, एज, जेंडर, फीमेल्स में ज्यादा, रेस एंड देन फैमिली हिस्ट्री अगर है, और कुछ हमारे ऑलरेडी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि मेरे को अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, या मैं ओवरवेट हूँ, मोटी हूँ, या मेरे को वैसे ब्लड शुगर ज्यादा है, या मेरी लिपिड प्रोफाइल, आप कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं भाई जरा लिपिड प्रोफाइल भी करा लीजिए, ब्लड शुगर भी करा लीजिए, अगर ये सारे टेस्ट मेरे डिस्टर्ब हैं और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरी डाइट भी बहुत अनहेल्दी है, तो मैं बहुत वल्नरेबल हूँ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अल्टीमेटली टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड डेथ एंड ऑल दैट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, हमारे केवल यही बताऊंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी तरफ ध्यान दिया है। 1975 में हमने रिस्पॉन्ड किया छोटे छोटे प्रोग्राम्स के, कम्युनिकेशन जा रहा है दोनों जगह, अगर बहुत अच्छा सिस्टम है तो आखिर इस तरह की वर्कशॉप की जरूरत क्यों पड़ रही है? मामला ये है, सच ये है कि उन्हीं जगहों पे थोड़े थोड़े लैग हैं, थोड़े हमारे सिस्टम में लैग हैं। उसके लैग क्या है, बहुत ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि सारे लोग मीडिया के बिरादरी से उससे जुड़े हुए हैं तो बेहतर समझेंगे, और आप सब लोग भी एक्सटेंडेड मीडिया फैमिली के ही लोग हैं जो कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, एक खबर अगर एक किसी ब्लॉग से खबर अगर ट्रेवल करती है तो वो खबर दिल्ली आने तक 9 लोगों के पास जाती है अपने अप्रूवल के लिए। जैसे एक स्टिंगर ने एक खबर लिखी किसी भी चीज की, किसी बीमारी की, कोई भी एक खबर, तो वो उसका जो जिले का ब्यूरो चीफ है वहां भेजेगा, उसके जिले का ब्यूरो चीफ जो उसका डेस्क का इंचार्ज है वो देखेगा, जो डेस्क का इंचार्ज है जो उसके रीजनल का इंचार्ज है वो देखेगा। वो खबर अगर ऐसी हुई कि बाहर भेजी जाए तो जो एडिटर है वो देखेगा, फिर उस एडिटर के देखने के बाद जब वो दूसरे सेंटर जाएगी तो वहां भी इसी तरह के प्रोसेस होते हैं। कुल मिला के 8 से 9 लोग उसको देखते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतने लोगों के देखने के बाद भी अफवाहें छप जाती हैं, गलत चीजें छप जाती हैं, और फिर जिस उद्देश्य से हम उस खबर को छापना चाहते हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो अगर हम उसको देखें तो उसमें जो हमारे पास कारण हमारे पास समझ में आता है, वो कारण समझ में ये आता है कि कई बार जब हमने रिपोर्टिंग स्टार्ट की अब से 35 साल पहले, तब इंफॉर्मेशंस की कमी थी, हमारे पास जानकारी नहीं होती थी, फोन नहीं होते थे, शाम के बाद आप किसी से बात नहीं कर सकते थे, दफ्तर बंद तो सबसे बातें बंद। दफ्तर में भी जो अफसर रहता था वो कहता था कि मैं फाइल देख के बताऊंगा, तो कहाँ वो फाइल देखेगा? तो तब बहुत सारी चीजें जो र्यूमर्स की थी तब चलती थी। अब क्या है, अब ओवर इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा जानकारी है कि हम जिस तरह की जानकारी जानना चाहें, हम अगर लिख दें कि डायबिटीज कैसे होती है, डायबिटीज के क्या असर होते हैं, तो वो आपको कई लाखों पेज आ जाएंगे। कई बार आप बीमारियों के फायदे लिख के अगर आप मजाक में करें तो उसमें भी 10-5 फायदे भी करने वाली चीजें, जानकारी भी लोग बता देंगे। उसी तरह से किसी भी चीज के जो प्लस और माइनस, वो कम्युनिकेशन आ जाता है। तो आज के समय में ये चैलेंजेस बहुत बड़ा है कि आपके पास जो क्राउड इंफॉर्मेशन है, जो ओवर इंफॉर्मेशन है,
जो सही गलत इंफॉर्मेशन है उसको चुनना, उसको चुन के उसको प्रोड्यूस करना, उसको प्रोड्यूस करके उसको सही जगह तक, सही लोगों तक ले जाना। तो ये आज के समय का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये रीच नहीं कर रहे हैं। क्यों रीच इसमें इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं? वन इज रीच मीडिया के साथ काम कर रहे हैं सिंस लास्ट 20 years, और दूसरा चीज है मैडम अलकनंदा, बिकॉज जब when Sikuti said कि Subrat, somebody how a person like to speak, हम लोग का जो फोकस है ना, जो काम करते हैं, तो कोर इज द कम्युनिटी, कोर इज द पर्सन who either affected or infected, और इसका यही काम है। So thank you so much, madam. It was so inspiring to listen to you. और basically Reach as an organization, we just crossed 25 years. 1990 में शुरू किया था। It's a small organization with 5-6 people. Started by Paul Tatamnalini, all of our mentor, and we all have worked with Tatamnalini Krishna. And जब काम शुरू किए थे in a small way in Chennai, with working with the private sector, very small work, and slowly, धीरे Reach as an organization grew. But from the very beginning, our focus was on health, community, and for Reach, we always see the equitable health. सबको मिलना चाहिए सुविधा health. We focused more on communicable diseases initially, largely lung health, largely tuberculosis. मैं भी जो काम कर रहा हूँ around tuberculosis, working since last 25 years. और while working with the tuberculosis, ये होता है कि सब लोग को पता है कि टीबी जो बीमारी होते हैं, फेफड़े का बीमारी होते हैं, फेफड़े का बाहर का बीमारी होते हैं, और जो टीबी का था सिनेरियो था इन द कंट्री, इन इंडिया, जो मैं बोला 20 साल पहले, कि ये टेक्निकली लोग लिखते रहते हैं कि ये बीमारी है, डायग्नोसिस होगा, बलगम जांच होगा, एक्सरे होगा, जो भी होगा, और कीटाणु निकलेगी तो उसको फिर शुरू करेंगे, हम निदान शुरू करेंगे, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल दवाई खाना है और सुस्त हो जाएंगे। इसमें कम्युनिटी का बात क्या है? ये तो मेडिकल डॉक्टर डील करेंगे, कम्युनिटी का बात क्या है? लेकिन जो मरीज जो ये 6 महीने, 8 महीने, 2 साल का दवाई खाए, लाइक मैडम से कि जिसको हुआ है उनको पता है क्या होता है, और उससे निकल कर आना कि एज ए पर्सन विथ ए कॉन्फिडेंस कि बोलना कि मुझे ये होता है, लेकिन क्या हुआ? जिंदगी क्या बोले, जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, बड़े होनी चाहिए। और फॉर इसके लिए हम लोग कम्युनिटी का इतना ही एम्फेसिस दिया है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इट इज द कोर ऑफ आवर रीच। छोटे से काम शुरू किया था प्राइवेट सेक्टर, स्टिल वी आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे काम और प्राइवेट सेक्टर में हो रहे हैं, बहुत सारे काम हम कर रहे हैं कम्युनिटी के। और जो भी 2 प्रोजेक्ट हम लोग, बड़े प्रोजेक्ट, अभी एक तो प्रोजेक्ट जस्ट क्लोज, जो कि ग्लोबल फंड सपोर्ट में हो रहा था, जो प्रोजेक्ट मैं लीड कर रहा हूँ उसको यूएसएड सपोर्ट में हो रहा है। उसमें भी कम्युनिटी जो टीबी चैंपियन, टीबी जो सर्वाइव किया है उनको हम चैंपियन बनाए और उनके द्वारा ही काम करवा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सफ़र कर रहा है, जिसको भी कोई डिजीज़ हो रहा है, चाहे कैंसर हो या डायबिटीज़ हो, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एक तो मेडिकल साइंसेस प्ले करते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स प्ले करते हैं और मीडिया प्ले करते हैं। तो ये जैसे हम लोग का एक पिरामिड है, जहाँ पे सेंटर में
मरीज है और एक तरफ आपके डॉक्टर्स हैं और एक तरफ मीडिया है। दोनों का योगदान उसके प्रोग्रेस पे, पॉजिटिव प्रोग्रेस पे बहुत काम आती है। एक तो डॉक्टर्स जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव रहते हैं, हमारी मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, और जो मीडिया हमको जानकारी दे रही है वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हम समझ पाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस चल रही है, डॉक्टर्स अपनी तरफ से बीमारियां बताते हैं, लेकिन आप कथक डांसर हैं, ठीक है, और बड़ा वाइब्रेट रहती होंगी हर वक्त, उसके बावजूद भी कैंसर जैसी बीमारी होती है, जबकि आप ना तो अल्कोहलिक हैं, ना ही आप किसी चीज़ की यूज टू हैं, तो उसकी टेक्निकल क्वेश्चन ये फिर भी आपको एक ऐसी बीमारी घेर लेती है। देखिए, सिर्फ बीमारी लाइफस्टाइल या लेजीनेस की नहीं होती, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल में है ही नहीं। मैं हाइपर एक्टिव हूँ, वर्कोहॉलिक हूँ और ज़िंदगी अच्छी लगती है, पर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेशली हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं वो काफ़ी इफेक्ट करती है। जेनेटिक कि आपके पूर्वजों में क्या बीमारी रही है वो भी आप पे इफेक्ट करती है। तो इट्स नॉट, बहुत सारे होंगे अल्कोहलिक से बीमार होंगे पर उनको कैंसर नहीं होगा, या बहुत ऐसे होंगे जो बहुत पान खाते होंगे या बहुत नॉनवेज खाते होंगे या बहुत हाई लाइफ, उनको कैंसर नहीं होगा। पर ये आपको किस वजह से होगा वो भी अभी तक पता नहीं चला। वजह क्या रही? मेरी वजह अभी तक कैंसर का कोई वजह नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने भी डॉक्टर से बार बार पूछा कि मैं तो इतनी एक्टिव हूँ, मैं इतना नाचती हूँ, मैं अच्छा खाती पीती हूँ, तो क्यों हुआ? सो देयर इज नो आंसर टू क्यों होगा। एक तो आपकी किस्मत है, उसके ऊपर आपका जेनेटिक है, और ऊपर वाले के ऊपर है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक हर चीज़ के हाथ बात कर रहे हैं जिसको असंचारी रोग बोलते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि असंचारी रोग जो है अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके कई रीज़न होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, शहरीकरण है, ठीक है ना, खान पान नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं। तो जितने भी असंचारी रोग जो बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें हृदय रोग हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, या मेंटल हेल्थ हो, स्ट्रेस में रहते हैं। और सबसे बड़ी जो भूमिका जो आज के प्रोग्राम के बारे में थी, जो जर्नलिस्ट लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो जर्नलिस्ट जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिटवीन द साइंस एंड द सोसाइटी। तो लोगों तक सही जो है सूचना पहुँच जाए, उसमें जो है जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी चूंकि मैडम बता रही उनका टर्म ले रहे थे, कथक डांसर है, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि कोई रीज़न नहीं है कि बीमारी आपको इस वजह से होती है, किसी को भी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि वो लेजीनेस की वजह से, उसके उल्टे सीधे खाने पीने की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से, कोई रीज़न, कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है। लेकिन फिर कैसे कहें, कैसे ब्लेम कैसे कर सकते वो हैं? बात देखो, वो बात हम लोग सब लोगों ने बताई है कि बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता है किसी भी बीमारी का। नंबर एक। नंबर दो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर आदमी की अपनी अलग स्थिति होती है, अपनी स्वास्थ्य की स्थिति होती है कि वही बीमारी, एक गोली एक आदमी खाता है उसको असर करती है, दूसरा खाता है उसको नहीं करती है। एक आदमी उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको कुछ नहीं होता, दूसरा उसी इन्वायरमेंट में रहता है उसको हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो लाइफस्टाइल बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, बैलेंस डाइट कर रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, समय से जग रहे हैं, तो उससे आपका लाइफस्टाइल से हेल्थ अच्छा बना रहेगा। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लोग सब कुछ फॉलो करते हैं फिर भी बीमारी हो जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है हम जीन्स इनहेरिट करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ जाते हैं। तो अगर आपकी पीढ़ी में कई बार होता है वो जीन एक्सप्रेशन होता है कि एक जनरेशन में नहीं हुआ लेकिन सेकंड जनरेशन में हो जाता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को ना हुआ हो लेकिन आपको वो बीमारी हो जाती है। तो कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कैंसर भी आता है, डायबिटीज़ भी आ जाती है, जो हम इनहेरिट कर जाते हैं। तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन में बीमारी होती है।